नमस्ते दोस्तों। कक्षा 10वीं की लोक भारती की किताब में से आज हम अगली विधा दूसरी इकाई में दी गई जो 5वीं विधा है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। उस विधा का नाम है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। तो यह एक संस्मरण है, रचनाकार है सुनील शास्त्री। इनकी यह रचना है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अगली विधा जो यहाँ पे दी गई है दूसरी इकाई में, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति सुनील शास्त्री द्वारा रचित। आज हम कक्षा 10वीं की किताब में जो 5वीं विधा दी गई है दूसरी इकाई में, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, उसके रचनाकार है सुनील शास्त्री जी। उसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले लेखक का परिचय हम यहाँ पर देखेंगे। जन्म 1950। परिचय: सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। प्रमुख कृतियां: लाल बहादुर शास्त्री, मेरे बाबूजी। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। गद्य संबंधी प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई पर दुख, कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। तो चलिए देखते हैं ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। पहले परिच्छेद को शुरुआत करने से पहले इस पाठ के बारे में हम यहाँ पर थोड़ी जानकारी लेंगे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। वे एक सामान्य परिवार में जन्मे, सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत को मानने वाले व्यक्ति थे। वे अपनी ईमानदारी, सादगी, सरलता आदि के लिए प्रसिद्ध थे और यही गुणों की विशेषता इस विधा के माध्यम से उनके पुत्र सुनील शास्त्री ने हमारे सामने उसका वर्णन इस पाठ के माध्यम से किया है। तो चलिए देखते हैं पहला परिच्छेद। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास एक छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहां जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की, उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। सुनील और अनिल, 2 शास्त्री जी के लड़के। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। ड्राइवर से चाबी लेकर उन्होंने ड्राइवर से कहा कि तुम यहाँ पे बैठो, आराम करो, हम अभी वापस आते हैं। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी। याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी है। जिसके यहाँ खाना था वहां पहुंचा। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। याद आया बाबूजी आ गए होंगे। वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। उतरकर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी, यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। वह आवाज करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज होगी और फिर गेट की आवाज से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाजा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताजा है, सुबह तक
बात में पानी पड़ चुका होगा। संतरी से जैसा कहा गया उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। जाते ही अम्मा मिली। पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? बोली, हाँ आ गए। पूछा था, मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। नींद टूटी। मैंने बड़ी तेज आवाज में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने, लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। झुंझलाता जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बड़ा बड़बड़ाता हुआ दरवाजा खोला। पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा, माफी मांगी। बेध्यानी में बात कह गया हूँ। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। हमने कहा, ठीक है। बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा, तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। बोले, ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे, और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आंख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाजत का है। अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील, जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो ना? उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला, 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहां रुक नहीं सके। जो रुलाए छुटी तो वह कमरे में भागकर पहुंचने के बाद भी काफी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फुट फुट कर रोते रहे। आपसे यह बात शान के तहत नहीं कर रहा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? आप ही सोचे। मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा, आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताजा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ नींव को पुनः संजोना संवरना कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावात में खड़ा रह सके। याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए थे। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी। किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। एक दिन बोले, सुनील, मेरी अलमारी काफी बेतरतीब हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो और हमारा भी कमरा भी
ठीक कर देना। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया, पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ है? मैं बोला, वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहां से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं। उन्होंने पूछा, यह कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे। ऊपर से कोट पहन लूंगा ना। मैं देखता रह गया। क्या कह रहे हैं बाबूजी? वे कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बिनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था। क्या पहनते हैं, किस किफायत से रहते हैं, मैंने देखा था। एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था, इनके रुमाल बना दो। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती। पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था, जो अपने में सामने वाले को बांध लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। अम्मा बताती, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहां उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी, उसकी ठीक से जानकारी लेने की जरूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी पूछताछ की। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की, तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है। हमने गहने दे दिए, केवल टीका नथुनी बिछाया रख लिए थे। वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। कहने लगे, तुम जब मिर्जापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी? हम मुस्कुराई और कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगी कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं। इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के सारे गहने उतरवा दिए। हम बोली, पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी से। इस प्रकार इस पाठ में सुनील शास्त्री ने ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, इस पाठ में अपने बाबूजी के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, उनकी ईमानदारी, सादगी और सरलता के बारे में यहाँ पे बताया है। तो चलिए देखते हैं इस पर आधारित कृतियां। मैं अविनाश पाटिल, बापू साहब DD माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय वलवाड़ी। आज हम जो 5वीं विधा है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति सुनील शास्त्री द्वारा रचित, उस पर आधारित परिच्छेद पर आधारित कृतियां हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं परिच्छेद क्रमांक 1। हमने अपने जीवन से लेकर अम्मा मिली तक पहला परिच्छेद यहाँ पे दिया है, और पहली कृति, इस पर आधारित आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। पहली कृति दी गई है, तो यहाँ पे इस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा, पिता के न रहने पर लेखक पर यह बीता, उन्हें बैंक में नौकरी करनी पड़ी। यह हम उसका जवाब आकृति में लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है, लेखक के जन्म के समय उनके पिता यह थे।
तो उनके पिता क्या थे? उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे, यह हम लिख सकते हैं। नंबर 3, लेखक सदा यह कल्पना किया करते थे कि उनके पास बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए, यह हम परिच्छेद की सहायता से लिख सकते हैं। चौथा सवाल, लेखक के पिता प्रधानमंत्री हुए तो वहां यह गाड़ी थी, तो उनके पास कौन सी गाड़ी थी? वो उस गाड़ी का नाम इम्पाला शेवरलेट हम परिच्छेद के सहायता से लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल, इस पर आधारित ऐसे 2 प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पहला, साहे साहब। हमें ऐसा सवाल बनाना है कि उसका जवाब साहे साहब आए, तो इस पर हम इस प्रकार का सवाल बना सकते हैं। लेखक के पिता के निजी सचिव का नाम क्या था? लेखक के पिता के निजी सचिव का नाम क्या था? तो इस प्रकार हम सवाल बना सकते हैं। दूसरा शब्द दिया है अभाव। लेखक ने अपने पिता के रहते जीवन में क्या नहीं देखा? इस प्रकार का सवाल हम बना सकते हैं। उसके बाद कृति नंबर 2, आकलन कृति। यहाँ पे सवाल दिया है, संजाल पूर्ण कीजिए। लेखक द्वारा संतरी को हिदायत, लेखक के द्वारा संतरी को कौन कौन सी हिदायतें दी गई वह हमें लिखनी है। तो पहली हिदायत, सैल्यूट नहीं करना। दूसरी हिदायत, धीरे से गेट खोलना। नंबर 3, दरवाजा आवाज करे तो उसे बंद नहीं करना। और नंबर 4, दरवाजा खुला छोड़ देना। तो यह 4 हिदायतें हम यहाँ पर लिखकर यह संजाल पूरा कर सकते हैं। उसके बाद कृति नंबर 3, शब्द संपदा पर आधारित 2 अंकों के लिए पूछी जाती है। इसमें सवाल है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। पहला शब्द दिया है पुलिस, तो यह स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद नंबर 2, बदन पुल्लिंग, संतरी पुल्लिंग, और नंबर 4, पानी पुल्लिंग। इस प्रकार हम चारों शब्द लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल, इस पर आधारित परिच्छेद में आए अंग्रेजी शब्द खोज कर लिखिए। इस परिच्छेद में जो अंग्रेजी शब्द आए हैं वह हमें लिखने हैं। तो पहला शब्द ऑर्डर, उसके बाद रेजिडेंस, गेट और सैल्यूट। इस प्रकार 4 अंग्रेजी शब्द भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद कृति नंबर 4, स्वमत अभिव्यक्ति 2 अंकों के लिए पूछी जाती है। यहाँ पे सवाल दिया है, बच्चों की कल्पनाएं और माता पिता का डर विषय पर अपने विचार लिखिए। यहाँ पे उत्तर दिया है, बचपन में बच्चों को हर चीज के बारे में उत्सुकता होती है, उनके मन में तरह तरह की कल्पनाएं आती है। इन कल्पनाओं को साकार रूप देने की कोशिश भी करते हैं, पर वे दुनिया से अनभिज्ञ होते हैं, इसलिए कभी कभी उनसे गलतियां हो जाया करती हैं। कुछ बच्चे डर के कारण इन गलतियों को अपने माता पिता से छुपाने का प्रयास करते हैं, मगर यह गलतियां जब खुल जाती है तब ये बच्चे लज्जित होते हैं। इस तरह की गलतियों को अपने माता पिता को न बताकर बच्चे बड़ी भूल करते हैं। अपनी गलतियों को अपने माता पिता से बता देने वाले बच्चे फायदे में रहते हैं। समझदार माता पिता बच्चों की गलतियां पर डांटने फटकारने के बजाय उन्हें प्यार से समझाते हैं, उन्हें स्थिति से निपटने का मार्ग बताकर उनकी सहायता करते हैं। भविष्य में इस तरह की गलतियां करने से बच्चे बचे रहते हैं। माता पिता सदा बच्चों के हित के बारे में ही सोचते हैं, इसलिए बच्चों को अपने मन में उत्पन्न किसी तरह की कल्पना के बारे में अपने माता पिता को बताना चाहिए और उसके बारे में उनकी सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। उन्हें उनसे डरना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार हम स्वमत अभिव्यक्ति भी लिख सकते हैं। इसके बाद परिच्छेद क्रमांक 2 हम यहाँ पर देखेंगे। आगे कुछ कहने से लेकर पर ही निकलती है पहली कृति जो आकलन कृति पूछी जाती है। आकृति पूर्ण कीजिए। इस प्रकार का सवाल दिया है, लेखक की हिदायत, लेखक ने कौन सी हिदायत दी थी? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सुबह किसी को कमरे में नहीं भेजना है, और दूसरी हिदायत सुबह देर तक सोना है। यह 2 हिदायतें लेखक ने दी थी। उसके बाद दूसरा सवाल है, आकृति पूर्ण कीजिए में, लेखक ने दरवाजा खोला तो यह हुआ, क्या हुआ? सामने उनके पिताजी खड़े थे, और दूसरी बात लेखक ने अपने पिता से माफी मांगी। यह 2 चीजें वहां पे हमें देखने को मिली। उसके बाद कृति नंबर 2 आकलन कृति 2 अंकों के लिए परिणाम लिखिए। इस प्रकार सवाल यहाँ पे दिया गया है, सुबह 5:30 पौने 6 बजे दरवाजा खटखटाने का क्या परिणाम हुआ? तो हम उसका परिणाम लिख सकते हैं, नींद टूटना और बड़ी तेज आवाज में बोलना। नंबर 2 दरवाजे पर दोबारा दस्तक देने का, झुंझलना और जोर से बिगड़ने के मूड में बड़बड़ाना। उसके बाद दूसरा सवाल है, ऐसे 2 प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। खाने पर
इस शब्द के लिए हमें यहाँ पे प्रश्न बनाना है। लेखक और उनके भाई कहाँ गए थे? और दूसरा है इम्पाला का, इसके लिए हमें सवाल बनाना है लेखक के पिताजी किसका बहुत कम उपयोग करते थे। तो इस प्रकार हम दोनों शब्दों के सवाल बना सकते हैं। कृति नंबर 3 शब्द संपदा। निम्नलिखित वर्ण पहली से विलोम शब्दों की जोड़ियां ढूंढकर लिखिए। यहाँ पे एक पहली दी गई है। यहाँ पे इस पहले में से हमें विलोम शब्दों की जोड़ियां लिखनी है। तो इस प्रकार हम जोड़ियां वहां से ढूंढकर लिख सकते हैं। पहली जोड़ी दुख और सुख, दूसरी बुरा भला, तीसरी प्रसन्न अप्रसन्न और सदुपयोग दुरुपयोग। 4 जोड़ियां हम यहाँ से लिख सकते हैं। इस पर दूसरा सवाल है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। तो पहला शब्द है गाड़ी गाड़ियां, कमरे कमरा, दरवाजा दरवाजे, हम और मैं। तो इस प्रकार हम इनका वचन भी बदल कर लिख सकते हैं। इसके बाद आखिरी जो कृति होती है सहमत अभिव्यक्ति 2 अंकों के लिए पूछी जाने वाली। यहाँ पे सवाल दिया है सादा जीवन उच्च विचार विषय पर अपने विचार लिखिए। तो इसमें हम इस प्रकार के विचार लिख सकते हैं। संसार में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वे जो भौतिक सुखों को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। इनके लिए किसी भी तरह धन दौलत तथा सुख सुविधा की वस्तुएं प्राप्त करना अनुचित नहीं होता। दूसरे प्रकार के मनुष्य हर स्थिति में अपने आप को संतुष्ट रखते हैं, अपने सीमित साधनों से अपना और अपने परिवार का निर्वाह करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। उनका रहन सहन साधारण ढंग का होता है। विलासितापूर्ण वस्तुएं इन्हें प्रभावित नहीं कर पाती। वे केवल जीवनावश्यक वस्तुओं से अपना गुजारा कर लेते हैं। पर ईमानदारी, सच्चरित्रता, सच्चाई, सरलता तथा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना वे अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। देश के संतों महात्माओं तथा महापुरुषों का जीवन इसी तरह का रहा है। इन महापुरुषों को जनता आज भी याद करती है और उनका गुणगान करती है। सादा जीवन उच्च विचार को हर युग में हमारे यहाँ मान्यता मिली है और इन्हें अपने जीवन का मूल मंत्र ही मनुष्य सुखी रह सकता है। तो इस प्रकार हम इसकी सहमत अभिव्यक्ति पर हमारे विचार यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज यहाँ पे हमने इस पाठ पर आधारित कृतियाँ किस तरीके से पूछी जाती है उनके बारे में जानकारी ली है। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।